धन्यवाद उपसभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आज इस एप्रोप्रिएशन बिल 2026 के समर्थन में खड़ा होने का मौका मिला है। खर्च करने के अधिकार को लेकर ये बिल जो है मान्यवर पारित हो रहा है। बजट के बाद सरकार के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर जहां भी ये राशि जो आवंटित की गई है उसके खर्चे को लेकर और नॉमिनल जीडीपी का 357.14 लाख करोड़ तक पहुंचना और 686 बिलियन डॉलर्स के विशाल मुद्रा भंडार का संचय 2047 के विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। विकसित भारत के लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जिसमें हम लोग विकेंद्रीकरण, वोकल फॉर लोकल और घरेलू विकास से समझौता किए बिना बाहरी प्रेशर्स, बाहरी झटकों को भी जो है हम लोग सहन कर सके। आर्थिक स्थिरीकरण कोष ECF 57,381.84 करोड़ रुपीस का ये कोष सुनिश्चित करता है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर रहे और रहनी भी चाहिए। 2047 के रोड मैप की जब हम लोग बात करते हैं, एक विकसित देशों की श्रेणी में भारत का सर्वप्रथम रहना, और ये सपना आज मात्र प्रधानमंत्री जी का ही नहीं, पूरे भारतीयों का ये सपना बन चुका है। हर कॉर्नर के ऊपर जो भी भारतीय हैं, जो देशभक्त हैं, जो इस देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, उनके सबके मन में यही है कि 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो विकसित देशों की श्रेणी में सब हो। और 2047 का रोड मैप मात्र इसी सिद्धांत पर बना है कि विकास सार्वभौमिक और समावेशी होना चाहिए। और ये बजट जिसके एप्रोप्रिएशन बिल 2 के समर्थन में मैं खड़ा हूं, इसी की तरफ जो है वो अग्रसर है। ये सरकार की नीतियों से मान्यवर स्पष्ट है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से इन नीतियों को स्पष्ट किया है, चाहे वो माननीय मंत्री जी की स्पीच के माध्यम से था या उससे पहले प्रधानमंत्री जी के आज के इस भाषण में भी, सीधे तौर पर देश की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट है और सरकार की नीतियां भी जो हैं वो स्पष्ट है। आज इन्हीं नीतियों के चलते 7% की विकास दर और 25 करोड़ लोगों को गरीबी दर से ऊपर करना, वही समय था देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी 1984 की जब हम लोग बात करें, देश के सर्वप्रथम पॉलिटिकल पार्टियों में से एक। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, उनका एक ही नारा था कि गरीबी हटनी चाहिए, और गरीबी को हटाते हटाते उन लोगों ने इतने देश में गरीब कर दिए कि देश के प्रधानमंत्री जी को कोरोना के समय में जो वातावरण हम सब जानते हैं कि 80 करोड़ गरीब जनता के लिए राशन भी जो है उपलब्ध करवाना पड़ा। और आज सरकार की नीतियां हैं जिसके चलते 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से सफलतापूर्ण जो है वो निकाला जा चुका है। मान्यवर कुछ पिछले कार्य, क्योंकि आज के संदर्भ में देख रहा था कि हर ऑनरेबल मेंबर अपने प्रदेशों को लेकर अपने कार्यकाल में जो कुछ नहीं हुआ था, जहां पिछले भी कार्य की त्रुटियां जो थी वो दिखा रहा था। जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ घरों को नल के माध्यम से जोड़ा गया है। पानी की समस्या को लेकर देश भर में, मुझे ध्यान है कि जब मैं जम्मू कश्मीर में विधायक बना था उस वक्त वहां भी पानी की समस्या थी, वहां की समस्या को लेकर। और उन दिनों में भी हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के ध्यान में लाते थे कि यहां पर हर जगह पर पानी की समस्या है। और
देश के प्रधानमंत्री जी ने ये मन में विचार बनाया कि देश भर में लोगों को किसी किस्म की पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी पहुंचना दुर्भर है, वहां पर नल का पहुंचना जो है वो बहुत दुर्भर है, वहां पर कुएं नहीं खोदे जा सकते, और ऐसे समय में लगभग 13 करोड़ घरों को नल के माध्यम से पानी से जोड़ा गया है। ये प्रधानमंत्री जी, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से पानी जो है 13 करोड़ घरों को उपलब्ध हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी मातृशक्ति एक पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण बना था, रात्रि का इंतजार करना पड़ा था मातृशक्ति को। एक ऐसे क्षेत्र होते थे जहां पर टॉयलेट्स की जो व्यवस्था है गांव में नहीं हो पाती थी, लोग बनाने में जो थे असक्षम थे, और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण जो है हुआ है, और इज्जत घर के रूप में जिन्हें इज्जत घर का नाम दिया गया है मातृशक्ति, और खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर पर ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर बहुत मुश्किल होता था गरीब लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण करना। इसके लिए भी 12 करोड़ से भी ज्यादा अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। पीएम आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों का निर्माण। मुझे ध्यान है कि किसी एक प्रधानमंत्री जी के नाम पे आवास योजना थी, एक एक पंचायत में एक एक मकान के लिए भी लड़ाई लगती थी। एक सरपंच होता था, उसके साथ 8, 9, 10, 11, 12 पंच होते थे, उन सबके बीच में लड़ाई लगती थी कि कौन एक घर को बनवाएगा, कौन दूसरे घर को लेगा, अगर कोई 2 मिलते हैं या 3 मिलते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, पीएम आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों का निर्माण कर गरीब लोगों को स्थायी आसरा जो है वो प्रदान किया गया है। ये सब अगर संभव हुआ है तो ये डीबीटी प्रणाली के माध्यम से हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था 1986 में उस समय के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं 100 रुपया ऊपर से बेचता हूं, बिहार में भाषण देते हुए, और ये वर्णित है, समाचार पत्रों में वर्णित है। उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया बेचता हूं। ये ठीक है, उन्होंने कहा होगा कि मैं 100 बेचता हूं, 15 लगते हैं और 85 जो है वो बीच में चले जाते हैं। उन्होंने अपने दिल की बात कही होगी, मन की बात कही होगी। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त सरकार की क्या परिस्थिति थी। कारण यह था कि डीबीटी नहीं थी, कारण यह था कि सीधे तौर पर पैसा नीचे जाता था, और वो धीमे धीमे ऐसा खुदबुर्द होता था कि 85 रुपए दलालों की जेब में चले जाते थे और मात्र 15 जो थे वो चलते थे। लेकिन आज की मान्यवर परिस्थितियां जो है वो अलग है। आज 100 रुपया ही चलता है और डीबीटी के माध्यम से 100 ही जो है लोगों के खाते में जाता है, और इस डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 43.45 लाख करोड़ रुपए आज तक जो है मान्यवर पहुंचाए गए। पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, ये ठीक है कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति सोचता है कि मुझे खाने को क्या मिलेगा, लेकिन आप सोचिए कि वो सिर्फ इस माध्यम से भी प्रफुल्लित है कि वो उच्च विकास वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकता है। कभी जनधन योजना के माध्यम से खाते खोलने मुश्किल होते थे। आम गरीब गृहिणी जो थी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा खाता जो है वो बैंक में खुलेगा, लेकिन बैंक में खाते खुले और डीबीटी के माध्यम से उनके ही खाते में, कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि 3 बार 500 रुपया उनके खाते में आया। ये अपने आप में दर्शाता है कि पारदर्शिता जो देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे, उन्होंने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसी की तरफ काम किया। और इस डीबीटी के माध्यम से एमएसएमई का सशक्तिकरण होना, यह भी भारत के विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बड़ी इंडस्ट्रीज का लगना, और मात्र बड़ी इंडस्ट्री का लगना ही अपने आप में यह नहीं कहता कि हम लोग किस दिशा की तरफ अग्रसर होते हैं। छोटी इंडस्ट्री, लघु उद्योग, ये भी अपने आप में जब काम करते हैं और बड़े पैमाने पे जब काम करते हैं तो मानकर चलिए कि देश जो है वो सशक्तिकरण की दिशा में जाता है। और भारत विकसित देशों की श्रेणी में अगर इसी की तरफ अग्रसर हो रहा है तो मानकर चलिए कि एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई ही हमारा सेक्टर है जो इस देश को आगे की दिशा की तरफ
करने को जा रहा है। कृषि की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम 14.27 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण कृषि को व्यवसायिक बनाने की दिशा की तरफ एक आवश्यक कदम है। और हम लोग जब कहते हैं कि जब देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें एक कृषि का योगदान जो है एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को लेकर, उर्वरक स्टॉक को लेकर जिसको 26% बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था कि जब इसकी परचेज के लिए भी जो लोगों को खड़ा होना पड़ता था, लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और एक ऐसा वातावरण पूरे देश भर में क्रिएट हुआ था कि बड़े लोगों को ही ये चीजें जो थी उपलब्ध होती थी। 26% बनाकर 163 लाख मीट्रिक टन जो है इसे किया गया है। कृषि उत्पादकता को उच्च बनाने की प्रक्रिया की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जब हम लोग अपना यहाँ पर इसको इस्तेमाल करके पूरे विश्व में भी इसको अगर हम लोग सप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि छोटे कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो विश्व बंधु की भूमिका में भी भारत जो है वो एक अग्रणी रहेगा, मेरा एक ऐसा मानना है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता, विकसित राष्ट्र वही है और वही राष्ट्र जो है वो विकसित बन सकता है जो अपने हितों की रक्षा जो है वो कर सकता है। क्योंकि जो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी भी तरीके से एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। रक्षा के लिए 26,236 करोड़ और ECHS के लिए 6144 करोड़ राष्ट्रीय शक्ति के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कारण यह है कि इस देश की रक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। इस सीमाओं की रक्षा करने वाले, सीमा पर कार्य करने वाले हमारे प्रहरी या वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है, इस सरकार ने इस बजट के माध्यम से भी वो किया है। पूर्व सैनिकों का सम्मान भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों ने कोई समय ऐसा था कि सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा की थी। आज की परिस्थितियां अलग है। आज की परिस्थितियों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश सीधे तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई समय ऐसा भी था कि हम लोग विश्व की आर्थिक दृष्टि से भी और अपने आप को बचाने की दृष्टि से भी अगर हम लोग कहें तो हम लोग कहीं आगे नहीं थे। ऐसे समय में भी उन सैनिकों ने जिस तरीके से हमारे इस देश की रक्षा की है, उनका सम्मान भी जो है भारत सरकार की प्राथमिकताओं में है। और जिन लोगों ने उस वक्त काम किया है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना सरकार ने अपनी इस पहल में रखा है, इसके लिए भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। और निरंतर आर्थिक विकास और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के नाते मोदी सरकार ने स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और मध्यम मुद्रास्फीति जो है वो निश्चित की है। 7% की विकास दर और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ भारत फ्रेगाइल 5 से निकलकर एक मजबूत स्थिति में है। वर्ष 2026-27 के डेट और GDP रेशो की जब मैं बात करता हूं तो ये 55.6% तक अनुमानित है, जिसे 2031 तक 50% के लक्ष्य की तरफ जो है वो लाया जा रहा है। इस बजट के माध्यम से फिस्कल डेफिसिट की हम लोग बात करते हैं, 2025-26 तक अनुमानित था कि इसे 4.5% से नीचे लाने की तरफ सरकार जो है वो काम करेगी। लगभग 3 वर्ष पूर्ण इसके बारे में विचार किया गया था, हालांकि इस बजट के माध्यम से, लेकिन फिजिकल डेफिसिट आज 4.3% जो है वो आया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मानते हुए राज्यों को 41% वर्टिकल डेवल्यूशन जो है वो बरकरार रखा है। मान्यवर में कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर जिसमें राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए किया जाएगा, मैं क्रमवार कुछ बड़े बिंदुओं की तरफ बातचीत करना चाहूंगा, जिसमें एक बड़ी अमाउंट जो है जिनके लिए इस बजट के माध्यम से आवंटित की गई है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.32 लाख करोड़ रुपीस से अधिक की कृषि, 2.40 लाख करोड़ से अधिक
ग्रामीण विकास का प्रावधान किया है। ये राशि किसानों को सीधे लाभ देने, उर्वरक सहायता, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण सड़कों और आवास योजनाओं में उपयोगी होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन में कमी आएगी। हम लोग देखते हैं कि गांव से लोग शहर की तरफ अग्रसर होते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी तरीके से किसान की आय को हम लोग डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। तो ऐसे समय में ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है कि किसानों को उनका हक मिले, किसानों को जो वो करते हैं उसके मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक उनको हक मिले। इसी के लिए इतना बड़ा बजट जो है आवंटित किया गया है और जिसको एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से जो है खर्च किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए 2.35 लाख करोड़ से भी अधिक का प्रावधान ये मान्यवर सुनिश्चित करता है कि गरीबों को मुफ्त या सस्ती दरों पर अनाज मिलता रहे। ये राशि भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को भी मजबूत करेगी, जिससे खाद्य आपूर्ति सुचारू रहेगी। 80 लाख करोड़ जनता को, उस समय हम सबके ध्यान में है कि एक देश भर में एक ऐसा वातावरण बना था, गरीब को खाने के लिए नहीं था क्योंकि काम नहीं था। और जो उस वर्ष एक साल की जो प्रक्रिया रही, आप मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त भी कहा था और एक वातावरण पूरे देश भर में ऐसा बना था कि लोग खड़े हुए थे, सरकार खड़ी हुई थी और 80 करोड़ गरीब जनता को जो था खाने को अन्न मिला था। उसी की तरफ इनकी सुरक्षा का भी जो है वो प्रावधान किया गया है। आज जरूरत है, जिस तरीके से हमारा पड़ोसी देश हमेशा से, और हम लोग लगभग ऐसे दाएं बाएं से हमारे ऐसे ही देश है जहां कभी भी हमारी सीमाओं को खतरा रहता है, चाहे वो लद्दाख बॉर्डर की तरफ लेकर चाइना हो या हमारा जम्मू कश्मीर के साथ सटता हुआ राजस्थान, गुजरात के साथ सटता हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र हो। ये वो देश है जो कभी नहीं चाहते कि यहाँ की सीमाएं जो है वो भारतवर्ष की सुरक्षित हो। ऐसे समय में, और हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के नाते एक ऐसा वातावरण यहाँ पर क्रिएट किया गया और पाकिस्तान के साथ ये लगभग 90 घंटे का युद्ध, हालांकि इस 90 घंटे के युद्ध में ही पाकिस्तान जो था वो घुटनों के बल आया, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्षेत्र की सुरक्षा रहे। क्योंकि मैं बॉर्डर से संबंधित हूं और मुझे ध्यान है कि इस बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से हमारे सैनिक काम करते हैं। रक्षा क्षेत्रों में भारी निवेश करते हुए 3.73 लाख करोड़ से अधिक राजस्व और 2.19 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत का प्रावधान किया गया। आज जरूरत है वोकल फॉर लोकल की। जब हम लोग बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे की जाए, इसके लिए भी प्रावधान करते हुए एक भारी निवेश जो है इस राशि के माध्यम से किया गया है। ये राशि आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में उपयोगी होगी, जिससे देश की सुरक्षा और मान्यवर मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रेलवे और सड़क निर्माण पर बड़ा निवेश जो है वो किया गया है। ये राशि न केवल बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, बल्कि निर्माण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगी, जिससे उद्योगों को लाभ मिलेगा। आप के माध्यम से मैं मान्यवर ध्यान Other members to speak, please conclude. अच्छा, हो गया मान्यवर। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूं कि आपने मुझे मौका दिया है, लेकिन संक्षिप्त में मुझे कुछ मौका जम्मू कश्मीर के विषय में भी बोलने का दिया जाए, जिसके लिए इस बजट के माध्यम से प्रावधान हुए हैं। मान्यवर, 370 हटने के बाद हम लोगों ने 370 का दर्द जो है आजादी के बाद, लोग आजाद हुए थे 1947 में, लेकिन सही मायनों में अगर जम्मू कश्मीर बात करें तो हम लोग उस वक्त आजादी से हम लोग ऐसे मरने की तरफ अग्रसर हुए थे जब हमारे ऊपर 370 थोपा गया था। कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई शांति का माहौल नहीं था।
लेकिन 370 हटने के बाद, और ये वो वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने हमारे ऊपर 370 थोपा था। आज के वातावरण में जब मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर को 2026-27 के लिए 43,290 करोड़, मैं जब मंत्री था तो उस वक्त का हमारा बजट मात्र 18,000 करोड़ था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 43,290 करोड़ हमारे आवंटन जम्मू कश्मीर के लिए और होम अफेयर्स के लिए लगभग 10,000 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की है। अब मान्यवर मानकर चलिए कि आज जिस तरीके का एक वातावरण, मैं बहुत सी बातें करना चाहता था लेकिन चूंकि कम समय मिला है, लेकिन जितनी योजनाओं के बारे में मैंने कहा है, हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के भी और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए जो अच्छा वातावरण क्रिएट किया है, इसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ था, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।